इंतजार कर रहे थे ना कि सर साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो बता दीजिए। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ गया हूं आप लोगों के लिए, जी हाँ आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव सवाल भी, जो आपके एग्जाम के लिए होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम आप लोगों को इतने सारे इंपॉर्टेंट सवालों को बता देंगे कि आप लोग को यहां से आपको एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शुरू करते हैं इस क्लास को। और कहते हैं ना कि अगर एग्जाम का डेट का अगर आ जाता है तो हम कहते हैं कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, संघर्ष जिसका जारी है ना उसी की जीत पक्की है। जी हाँ, उनका जो लक्ष्य है 90 प्लस स्कोर करने का, 80 प्लस स्कोर करने का, उनका पूरा होने वाला है। तो आइए मेरे विद्यार्थी जी, आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहला सवाल को देखते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ 10-12 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल बड़ा प्यारा है कि मानव वृक्क किस तंत्र का भाग है, किस तंत्र का अंग है, बताना है। इन ह्यूमन किडनी इज द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम, किस ऑर्गन सिस्टम का जो ये पार्ट है मानव वृक्क, किडनी है ना, कहते हैं ना एक किडनी बेच करके आईफोन ले लेंगे। तो ये जो किडनी है, ये किडनी है, ये किस किस तंत्र का भाग है, किस ऑर्गन सिस्टम का भाग है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, या परिसंचरण का? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी? ये हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। मैंने कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं, है ना। उत्सर्जन तंत्र का ये भाग हो जाएगा, है ना। पोषण में क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा, मुख हो जाएगा, मुख गुहा हो जाएगा, ये सब आपका पोषण में आ जाएगा, है ना। श्वसन में आपका फेफड़ा, कलेजा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, उत्सर्जन में मेरे प्यारे बच्चों किडनी होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये रहा दूसरा सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है ना। पूछ रहे बच्चों कि कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि स्वपोषी पोषण कहते किसको है। स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे क्या होता है, उनमें स्वपोषी पोषण होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उन्हें क्या क्या चीज की जरूरत होती है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी जरूरत होता है, क्लोरोफिल का भी जो मेरे प्यारे बच्चों पत्तियों में पाया जाता है, और ये आपका सूर्य का प्रकाश भी जो हमारे वायुमंडल से लेता है ना, सूर्य का प्रकाश, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। स्वपोषी पोषण जो है यानी कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन इन सभी की उपस्थिति में बनाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, पादप में जाइलम का क्या क्या कार्य है ना। पादप में, पेड़ पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम एक प्रकार का उत्तक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? टिश्यू है। अब देखो ऑप्शन है जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, या फिर ऑक्सीजन का परिवहन। ऐसा लग रहा है ना कि परिवहन सब में क्या है? सेम है। परिवहन जो हम देख पा रहे हैं यहां पर क्या है? सब में है परिवहन का मतलब। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि पादप में दो परिवहन तंत्र होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जड़ से खनिज, लवण, पानी उन्हीं पत्ती तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचाता है? पत्तियों तक। जाइलम क्या करता है? जड़ से, है ना। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, मैं अगर एक पेड़ लगा दूं या पौधा लगा दूं तो जड़ से खनिज, लवण कहां तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। ये किसका काम है? जाइलम का काम है। हमें क्वेश्चन यही पूछा है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? तो ये जल का परिवहन हो जाएगा, है ना। जल, खनिज, लवण, ये सारी चीजें कहां पहुंचाता है? ऊपर की तरफ। किधर पहुंचाता है? ऊपर की तरफ पहुंचाता है। फ्लोएम भी आपका परिवहन तंत्र है ना। क्या हमने बोला? फ्लोएम, मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोएम जो है ये भी आपका परिवहन तंत्र है। और ये किसका भाग है? ये मेरे प्यारे बच्चों इसका काम क्या है? तो ये भोजन का हस्तांतरण करता है। किसका करता है? अगर मान लो जाइलम इधर से खनिज, लवण वगैरह, पानी उन्हीं सब ले गया कहां पर? पत्ता तक। अब पत्ता में बनता है भोजन। क्या बनता है? वहां खाना बनता है पेड़ पौधा का, है ना। वो किचन घर होता है, उसी को कहा जाता है रसोई घर, पत्तियों को। अब यहां पर खाना बनता है, उसके बाद खाना बनने के बाद फ्लोएम क्या करता है? जो खाना बना उसको सभी भागों तक पहुंचाता है, सभी टहनियां तक, पत्तियों तक, है ना, तना तक, सब जगह पहुंचा देता है। कौन? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम है क्या?
खाना पहुंचाना। अब यहाँ पर दो चीजें समझ में आ रही, ऐसा नहीं लग रहा है कि जाइलम जो है पप्पा जी हैं, है ना, और फुलैम मम्मी जी है। जाइलम क्या करते हैं, है ना, सारी चीजों को सब्जी उब्जी एकदम पूरा ले जाते हैं कहाँ पर, किचन घर पहुंचाते हैं, है ना, सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, चावल दाल सब जितने भी चीज, मतलब वो पप्पा जी कर रहे हैं, है ना, जाइलम। फुलैम क्या करती है, खाना वाना बनाती है एकदम किचन घर में, कहाँ पर, पत्ता में, और सभी जगह तक पहुंचा देती है, कहती लो बेटा खा लो, बेटा खाना बन गया आ जाओ। ऐसा है ना, तो समझ में आ गया, जाइलम क्या है, पप्पा जी हैं, और फुलैम क्या है, मम्मी जी है। चलो आगे बढ़ते बच्चा नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए दूसरा तीसरा चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। देखो मैं यहाँ पर अगर जितने भी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो ये मत सोचना उतना ही है, इसके अलावे भी मैं बहुत सारी चीजों को आपको बता देता हूँ, है ना, यही तो मेन है बच्चों, है ना, कि निम्न में से कौन सा स्त्री प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब अंग नहीं है, पूछ रहा है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, फलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय भी आपका स्त्री में होता है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं अंडाशय भी क्या, अरे चल कह रहा, हाँ, अंडाशय भी स्त्री में होता है, गर्भाशय भी स्त्री में होता है, और फ्लोपियन ट्यूब जो है ये भी आपका कहाँ होता है, स्त्रियों में होता है। लेकिन शुक्रवाहिकी ये कहाँ होता है बच्चों, ये पुरुष में होता है। ये किस में होता है, पुरुष में होता है, याद रखिएगा, है ना। शुक्रवाही, शुक्राशय, शुक्राणु, ये सब सारी चीजें कहाँ होता है, पुरुष में होता है। गुड़हुल, चाइना रोज, है ना, का पुष्प किस प्रकार का होता है, द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है प्यारे बच्चों द्विलिंगी, है ना, इसमें मादा और नर दोनों प्रकृति के इसमें होते हैं, है ना, द्विलिंगी होते हैं उड़हुल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट अब का सब्जेक्टिव सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, कि यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो, है ना, वक्रता त्रिज्या r हो तो फोकस दूरी कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर फोकस दूरी का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग करिएगा, क्या लिखेंगे, f बराबर जो होता है वो r/2 होता है ना, क्या होता है, f बराबर जो होता है, फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। जैसे एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों ऐसे देखो, ये इस तरीके से अवतल दर्पण है, यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर आपका C होता है, यहाँ पर आपका F होता है, मतलब ये वक्रता त्रिज्या हो गया R, तो R का आधा होता है फोकस, R का आधा होता है फोकस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पलट भी सकता है, क्या कहेगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो यही संबंध को दिखा देना आप लोग, है ना, यही संबंध को क्या करना, दिखा देना। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा मान लो कभी पूछ देता, अगर मान लो पूछ देता मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि R वक्रता त्रिज्या निकालना रहा तो क्या लिखते हैं आप लोग, तो अगर R निकालना रहता तो वो हम 2f यानी कि दुगुना कर देते फोकस दूरी का। समझ में आ गया, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आवेश का मात्रक क्या है ना, द यूनिट ऑफ द चार्जेस, इसका मात्रक जो होता है बच्चों याद रखिएगा कूलॉम। क्या होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम, ठीक है, याद रखिएगा, सी से हम लोग इसको दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। मैंने बच्चों आप लोग को जब पढ़ाया था कोर्स में, है ना, आप लोग को पता है ना कि क्लासेस कहां पर चलती है, आरएम बैच में, है ना। जो खास मेरे प्यारे बच्चों जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जितने भी जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना, जैक बोर्ड स्पेशल, उन लोगों के लिए आरएम बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है। हमारा एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया भी गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर नीचे स्क्रॉलिंग भी हो रहा होगा एप्लीकेशन का नाम, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और जल्दी से जुड़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समय बहुत कम है। इस कम समय में आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो जल्दी से हमारे एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी अभी आपको तो ऑफर दिया जा रहा है, अभी ऑफर है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में भाई हाई प्राइस रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है लो कर दिया जाता है, ताकि कुछ जो भी 2-4 महीने 3 महीने जो भी बच्चे होते हैं उसमें बच्चे क्या करें, कम से कम उतना पढ़ करके बढ़िया करें, है ना। और उस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लेना है मेरे प्यारे बच्चों तो आरएम बैच में आपको आना होगा, वहां पे आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। वैसे मैं तो यहां पर आपको साथ ही हूं, हमेशा साथ हूं, टेंशन मत लो। चलो क्या कहते हैं बच्चों तीसरा इसका, कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। कितना आसान सवाल पूछा है, तो बताओ जल्दी से, मेरे से पहले उत्तर करके बताओ कितना होगा, क्या होगा, CnH2n, और एल्केन है ना तो +2, है ना, +2 क्या होगा, एल्केन का सूत्र हो जाएगा। अच्छा एग्जाम में अगर सर अगर एल्कीन का आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, अगर मान लो एग्जाम में आ जाए एल्कीन का सूत्र तो क्या करोगे, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा CnH2n होता है, याद रखेंगे, ठीक है, CnH2n होता है। अच्छा सर अगर एल्काइन का पूछ दे तब सर, अगर एल्काइन का पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों तो आप कहना CnH2 और n, है ना, H2n और -2 होता है, याद रखेंगे इस चीज को। आप लोग क्या करेंगे, इस चीज को आप याद रखेंगे। एल्केन का पूछेगा तो E वाला +2, और एल्कीन का पूछेगा तो कुछ हो नहीं, ना +2 ना -2, CnH2n डायरेक्ट, ठीक है। एल्काइन का पूछ दे तो लास्ट में क्या लगा देना, माइनस,
कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अच्छा, इसके बाद भी एक चीज और हम बताएंगे, खैर इसको देख लो आगे। अम्ल और क्षार के बीच का अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो जब अम्ल और क्षारक को मिला देते हैं तो क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया, है ना। उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी लिख सकते हैं या उदासीन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, ये भी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों की लास्ट में अगर क्या हो OH लगा रहा है तो ये किस प्रक्रियात्मक समूह का है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये एल्कोहल का होता है, याद रखेंगे। ये क्या होता है? एल्कोहल का होता है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर सर एल्डिहाइड का पूछ दे तो क्या होता है? एल्डिहाइड का अगर प्रक्रियात्मक समूह जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है CHO, याद रखेंगे, बॉन्ड CHO। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर कीटोन का पूछ दे तो क्या होता है? तो ये चैप्टर नंबर 4 का है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का है। और देखो ये अभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बोर्ड एग्जाम है तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटोन के लिए जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये होता है CO, याद रखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो होता है आपका क्या होता है? इसका होता है COOH, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रक्रियात्मक समूह को याद रखेंगे, क्लियर है, सारे के प्रक्रियात्मक समूह को याद रखेंगे। अच्छा, पीछे वाले में याद रखेगा एक चीज और भी आप लोग इस चीज को, कि ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? एकल आबंध होता है। कितना होता है? एकल आबंध। एल्कीन में जो होता है एकल आबंध होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर एल्काइन का तो ये होता है द्विआबंध। क्या होता है? द्विआबंध, ठीक है। ये आपका जो होता है त्रिआबंध होता है, ठीक है। देखो रिवीजन हो रहा है ना बच्चों, रिवीजन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें किस प्रकार की गमन करती है? देखिए फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव आ गए, है ना। अभी सब्जेक्टिव आप लोग को लास्ट में बताएंगे बहुत सारा, है ना, उसके आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। तो प्रकाश की किरणें किस प्रकार की गमन करती है बच्चों? तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, आपको बता चुके थे, खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं, है ना। शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है? शून्य का मतलब कि मेरे बच्चों निर्वात में पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 8 के पावर 10 मीटर, 8 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, याद रखेंगे, है ना। चाल का SI मात्रक क्या होता है? तो चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? देखो ये चैप्टर नंबर आपका 10 से पूछा गया है, जो मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, है ना, उसी चैप्टर से, कि स्पष्ट देखने के लिए हमें न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर न्यूनतम पूछे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहोगे? न्यूनतम अगर पूछेगा, निकट बिंदु पूछेगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। अगर न्यूनतम के जगह में, अगर मान लो न्यूनतम के जगह में क्या बोल दे? दूर बिंदु पूछ दे, क्या पूछे? दूर बिंदु पूछ दे, तो आप लिखना मेरे प्यारे बच्चों अनंत। क्या लिखोगे? अनंत, अनंत, ठीक है। अगर दूर बिंदु पूछे तो, और निकट बिंदु पूछे तो अभी तो मैंने बताया, फिर से देख लो एक बार। निकट बिंदु अगर पूछे, है ना, किसी स्पष्ट दूरी को देखने के लिए निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु पूछे तो अनंत, और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर। बच्चे क्या करते कभी कभी ना 25 मीटर मार देते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए आप लोग के। अगर हो जाएगा तो फिर पिटा जाओगे तुम लोग, सोच लो, ठीक है। फिर ये मत कहना कि हम मिशन 2 से पढ़कर और गलती कर दिए, ठीक है। क्या कहोगे? कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं। क्या कहोगे बच्चों? कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहना मेरे प्यारे बच्चों कि हम मिशन 2 वाले हैं, मिशन 2 वाले। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाले बच्चों यानी कि जो आई मापते हैं जिसको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए मीटर कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, ओल्ट मापने वाले को हम ओल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओल्ट मापने वाले को हम क्या कहते हैं? ओल्ट मीटर कहते हैं। क्लियर? चलो क्लियर है सर, है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ बच्चों, एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कि V बटा I का अनुपात क्या होता है? V बटा I का अनुपात क्या होता है? तो इसको मेरे प्यारे बच्चों, है ना, प्रतिरोध, है ना, ओम का नियम से हमारा क्या होता है बच्चों? कि ये प्रतिरोध का सूत्र होता है ना, R बराबर V बटा I, R बराबर
V बटा I। ये कहां से होता है? तो ओम के नियम से। कहां से होता है बच्चों? ओम के नियम से। और ओम के नियम जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखा है ना। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर देखो कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताना बच्चों। दिस केमिकल रिएक्शन इज द विच टाइप, किस प्रकार की अभिक्रिया ये आपको बताना है। तो देखिए फेरस ऑक्साइड था प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम के साथ हम अभिक्रिया करवा दिए है ना, तो क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। फेरस हो गया अलग, क्या हो गया? फेरस। फेरस हो गया विस्थापित, क्या हो गया? विस्थापित हो गया, तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं जब मेरे प्यारे बच्चों एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पर फेरस जो है फेरस ऑक्साइड था, एल्युमिनियम जो है क्या कि फेरस से ज्यादा ताकतवर है, और ज्यादा ताकतवर होने के कारण फेरस ऑक्साइड बन जा रहा है, और सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, और फेरस को बोल रहा है निकल ले तू, क्या है? निकल ले तू। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी से बताओ। और उसके बाद फिर बच्चों कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, फिर टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताओ। जी हाँ, लैक्टिक अम्ल दूध दही से है ना, दूध दही सब सही है ना। उसके बाद फिर सिट्रिक अम्ल प्यारे बच्चों ये नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में। नींबू की शक्ति, हाँ नींबू में। और किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है बच्चों, संतरा में। खाए हो ना संतरा, मुझे संतरा पसंद है। टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये सर इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन कि ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताएंगे। चलो ये जो बता देगा भैया आज उसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चा करेगा पहले सबसे पहले उसको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो सामान्य नमक का सूत्र, अरे नमक का सूत्र NaCl कहां है जी? NaCl, देखो सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह होगा, यदि किसी विलयन का pH मान क्या है? 5 है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि किसी का भी pH मान अगर कितना 7 से कम हो, क्या बोले हमने? 7 से कम हो तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। 7 से अधिक हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो? 7 से अधिक हो तो वो क्या होगा? वो क्षार होगा, ठीक है। लवण मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जो 7 के बराबर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। CaOCl2 का सामान्यता क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनमें से कोई नहीं। तो CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, याद रखेंगे है ना। सभी का सूत्र याद रखिएगा आप लोग। किसका किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस गूगल में सर्च कर लेना या फिर मेरे नोट्स में देख लेना आप लोग, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या था जी? चूना का सूत्र है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और खाने वाला सोडा, धावन सोडा, सबका याद कर लेना आप लोग बढ़िया से, सबका याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम हैं, आप लोग को बताए थे प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या लिखोगे? के 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला अगर मैं बात करूं इसमें, पहला अगर बात करूं तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम क्या क्या है? तो आपतित किरण, फिर क्या है? कॉमा देके परावर्तित किरण, तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या लिखोगे? एक ही तल में स्थित होते हैं। चलो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपतन कोण,
तथा प्रवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? सदैव, मतलब ऑलवेज, सदैव बराबर होते हैं, है ना। और नीचे चाहे ऊपर में क्या करना बच्चों, एक फिगर बना देना। कौन सा फिगर बनाओगे? तो इस तरीके से एक ऐसे दे देना, है ना, समतल ऐसे, है ना, ये समतल, है ना, प्रवर्तक पृष्ठ जिसको हम बोलते हैं। और यहां से कर देना आपतित किरण बना देना, यहां से मेरे प्यारे बच्चों प्रवर्तित किरण बना देना ऐसे, ठीक है। और बीच में डालना डॉट डॉट डॉटेड करके अभिलंब, क्या करना, बीच में डॉटेड डॉटेड करके अभिलंब, है ना, और सबका नाम कर देना, लिख देना, ठीक है। इसको क्या लिखोगे? आपतन बिंदु। इसको क्या लिखोगे बच्चों? आपतित किरण, इंसिडेंट रे जिसको कहेंगे। इसको क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या लिखोगे? अभिलंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते। अच्छा, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, आई और आर जो है ये हमेशा बराबर होता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग बड़े बढ़िया से क्लियर कर लेंगे। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कि अवतल दर्पण के किसी दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है? तो आप लिख देना पहला कि बच्चों कि गाड़ी के हेडलाइट में, क्या लिखोगे? गाड़ी के हेडलाइट में। और दूसरा लिख देना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा लिख देना आप लोग, क्या लिखोगे? सौर कुकर में। तीसरा अगर लिखना चाहते हो तो लिख देना कि दंत चिकित्सक में, चिकित्सक में। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तीन चालक जिनका प्रतिरोध दिया गया है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो? श्रेणी क्रम का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, याद है? श्रेणी क्रम है। सबसे पहले इसको बनाओगे कैसे, क्योंकि नंबर तो भाई पूरा पाना है, तो नंबर पाने के लिए लिखना पहले बच्चों, क्या लिखोगे कि R1 बराबर कितना ओम दिया गया है? 2 ओम। एक प्रतिरोध आपका 2 ओम दिया गया है। फिर R2 जो है ये कितना दिया गया बच्चों? तो ये 4 ओम दिया गया है, 4 ओम लिख देंगे। फिर R3 जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कितना दिया गया है? 6 ओम, तो 6 ओम लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे समतुल्य प्रतिरोध, मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 कितना है बच्चों? तो 2 है, फिर प्लस 4 है और प्लस फिर 6 है, तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? R बराबर निकल जाएगा 6 6 12, है ना, 6 6 12, तो 12 ओम इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है ना? कुछ है? कुछ नहीं है सर, बहुत ही आसान है। इस तरीके से बताओ, 1 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, नहीं बना पाओगे, है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट देखते बच्चों कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतुलित करना तो आप लोग के एग्जाम में आने ही वाला है। और संतुलित कैसे करना है बच्चों, कि ये होता है तीर, तीर के दाहिना साइड और बायां साइड, दोनों साइड की परमाणु संख्या को हमको क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तीर के दाहिना साइड बायां साइड, ठीक है। इधर हम लोग कहते हैं अभिकारक, इधर कहते हैं उत्पाद, मतलब अभिकारकों के साइड और उत्पादों की साइड की परमाणु संख्या अगर बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलो तो हम लोग देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन नाइट्रोजन यहां पर 2 है, यहां नाइट्रोजन 1 गो है, तो हम इसके आगे लगा देंगे 2। इस बात को आप ध्यान रखना है कि जब भी संतुलित करोगे तो ये क्या करना है? यौगिकों के पहले लिखना है। कहां लिखोगे? यौगिकों के पहले लिखना है बच्चों, यौगिकों के बाद में नहीं लिखना है। ठीक है, तो 2 हो गया भाई। हाइड्रोजन यहां पर 3 और दोनों से गुना होगा, जब भी लगेगा यौगिक के पहले तो वो जितने भी उसके पीछे यौगिक होगा वो सबका गुना होगा। तो n तो 2 हो गया, n 2 हो गया। हाइड्रोजन यहां 3 है, हाइड्रोजन यहां 2 है, तो इसके आगे भी हम लगा देंगे 3। तो बताओ, हाइड्रोजन भी हो गया 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी हो गया 3 दूनी 6। कितना आसान है ना? बोले सर कितना आसान है सर, तो बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप संतुलित नहीं कर पाओगे? सर क्या बात करते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम हलवा मतलब फेंक देंगे। फेरस यहां पर 1 है बाबू, फेरस यहां पर 3 है, तो इसके आगे लगा देंगे हम 3। ठीक है, इसके आगे क्या लगा देंगे हम? 3 लगा देंगे, तो फेरस भी हमारा 3 हो गया। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 2 है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन यहां पर 4 है, तो इसके आगे भी हमें लगाना होगा 4।
तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, फेरस 3 हो गया, फेरस 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है और यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, तो इसके आगे लगा दो 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 दूनी 8। चलो ठीक है, क्लियर है। एक धातु का नाम लिखे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कई बार बता चुके हैं कि धातु अगर पूछा मेरे प्यारे बच्चों और क्या पूछा कि द्रव अवस्था में, तो उसको आप लिख देना पारा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों है ना, याद रखेंगे इस पॉइंट को कि अगर आ धातु पूछेगा जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, अगर आ धातु पूछेगा, नन मेटल पूछ देगा, तो आप लिखना ब्रोमीन। क्या लिखना? ब्रोमीन, है ना। क्या लिखोगे बच्चों? ब्रोमीन लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक आ धातु का नाम बताया जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक, भैया विद्युत मतलब कि मतलब आ धातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कौन सा ऐसा धातु है भाई आ धातु है जो कुछ सुचालक है? जी हाँ, उसको हम कहते हैं बच्चों ग्रेफाइड। क्या कहते हैं? ग्रेफाइड, है ना। जो पेंसिल के अंदर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? वो ऐसा विद्युत का सुचालक है। अच्छा, सबसे कठोर आ धातु का नाम बताया। चले आप लोग को कमेंट करके बताना बच्चों, सबसे कठोर आ धातु का, सबसे कठोर आ धातु। चलिए इसका क्या करेंगे बच्चों, आप लोग कमेंट करके हमें उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या करना है आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखो, निम्नलिखित यौगिकों को रासायनिक सूत्र लिखें। अरे भैया कितना आसान है, 4 को दिया है, चारों को क्या करना है? रासायनिक सूत्र लिखना है। क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख दिया हमने। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हमने लिख दिया। फिर अगर बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो क्या हो जाएगा? HCl। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करें किसका? कॉपर सल्फेट का, तो CuSO4। बताओ, इतना बार हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ लिए हैं, इतना बार रिवीजन कर लिए हैं चैप्टर 1 को, कि हमें इस सारी चीजों को बस ऐसा ही याद हो गया, हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब यहाँ पढ़ोगे, ट्यूशन में पढ़ोगे, फिर स्कूल में पढ़ोगे, कहाँ कहाँ पढ़ोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पहला दूसरा चैप्टर 10वां चैप्टर बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का, है ना। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, जब स्टार्टिंग में क्लास में आते हैं, ठीक है, तो फेयर इतना मस्त बनाते हैं, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर उधर 6 का, चैप्टर 10 का, मतलब शुरू में। उसके बाद फिर ऐसा ठंडा हो जाते हैं ना भाई कि पूछो मत, है ना। तो कुछ बच्चों का मैं यही देखता हूं कि 3-3 चैप्टर, 2-2 चैप्टर तक बढ़िया बढ़िया नोट्स है, उसके बाद ले घिसेट रहा है, ठीक है, तो और अच्छे से पढ़ता है शुरू में, लेकिन बाद में डिमोटिव हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर बार मेरे बच्चे जितने भी ज्वाइन है हमारे क्लासेस में, ठीक है, हमारे आरंभ बैच में, मैं हर दिन मोटिवेट करता हूं, हर दिन एक मोटिवेशन शायरी बोलता हूं, ठीक है, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। और मोटिवेशन मैंने बहुत सारी चीजों को बताया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने सभी बच्चों को कह दिया था कि भैया ऐसे मत करना। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? लेंस का सूत्र लिखने बोल रहा है। लेंस सूत्र क्या होता है बताइए? लेंस सूत्र जो होता है क्या होता है बच्चों? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है ना? बोले हाँ सर। अब इसमें फिर क्या बोला? आवर्धन, लेंस आवर्धन बोल रहा है ना, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है m बराबर क्या होता है? v/u होता है ना, v/u होता है, याद रखेंगे। तो इतना लिख दोगे हो जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दर्पण का पूछता पता है तो कुछ नहीं करना, दर्पण सूत्र यहाँ प्लस लगा देना आता, और अगर दर्पण का आवर्धन पूछता तो सिर्फ -v/u होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर दर्पण का पूछ दे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर दर्पण का पूछ दे तो सूत्र जो हो जाएगा लेंस सूत्र, वो हो जाएगा 1/f 1/v प्लस 1/u। अगर इसका आवर्धन पूछ देता तो इसका हो जाता बच्चों -v/u, ठीक है, -v/u होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त के 2 कार्य लिखे। रक्त के देखिए 2 कार्य, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करना। ऑक्सीजन और पोषक तत्व जितना भी है उसका क्या करता है? परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। किसका काम है? रक्त का। हमारे बॉडी में जो रक्त है, ब्लड है, वो उसका क्या करता है? ऑक्सीजन को इधर उधर करता है, मतलब ले जाने ले आने का काम करता है, मतलब गाड़ी का काम करता है ना। पोषक तत्व है जो, वो भी काम करता है इधर उधर ले जाने। अब देखो, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी किसका काम है भैया? रक्त का काम है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो कुछ हम लोग सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं वैसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
ऐसे सवाल जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। देखिए, सोडियम को मिट्टी तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी तेल में या फिर केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? दूसरा सवाल है, चलो दूसरा सवाल से पहले मैं एक एक करके हल्का हल्का करके बता देता हूं, ताकि आपको अगर मान लो याद भी किए होंगे तो याद आ जाएगा, है ना। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, वायु के संपर्क में आने से क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। इसी कारण से आग से बचने के लिए, है ना, इसी कारण से वायु के संपर्क में ना आए, इसीलिए उसे हम किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। ऐसे दर्पण सूत्र का आवर्धन सूत्र लिखें। आवर्धन सूत्र अभी मैंने लिखवा भी दिया था। और एक क्वेश्चन दिया गया है, 4 सेंटीमीटर बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति की साइज ज्ञात करें। बड़ा आसान है, ये भी मैंने बता रखा है। आगे देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, है ना। दो क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे बच्चों, है ना। एक होता है श्रेणी क्रम, है ना। मैं तीनों को एक बार लिख देता हूं यहां पर, है ना। श्रेणी क्रम, अरे यार श्रेणी क्रम संयोजन जो 5 नंबर का के लिए है, ये कितने क्वेश्चन के लिए है, 5 नंबर के लिए, है ना। कितने नंबर के लिए बच्चों, 5 मार्क्स के लिए। फाइव मार्क्स के लिए श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, और एक और आप लोग ओम का नियम। ये सबको मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना श्रेणी क्रम। अब इसका अगर आपको चाहिए पूरा सॉल्यूशन, है ना, इसका सॉल्यूशन चाहिए, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे लिखना है सर, पार्श्व क्रम जो कि शॉर्ट में कैसे लिख पाना है और अच्छा से कैसे लिखना है, वो मेरे प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा मेरा। मैं एग्जाम से पहले क्या करता हूं, ये सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डाल देता हूं। तो व्हाट्सअप चैनल पर अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वहां से आप लोग जाकर के व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जुड़ जाए, है ना। जुड़ने के बाद उसमें लिंक पे क्लिक करने के बाद ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो वाला दबा देना, आ जाएगा। चलिए, पार्श्व क्रम संयोजन मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, दो चीजों को, है ना। इसमें मैं और भी लिखवा देता हूं, यहां पर कहां लिखवा दूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसके मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो है आप इसे देखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और इसके सुधार का क्या संशोधन कैसे कर सकते हैं, ये चीज लिखना है। तो निकट दृष्टि दोष मैंने आपको बताया भी था कि वैसे दृष्टि दोष है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब इसके निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। और वही दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। और इसमें उत्तल लेंस से संशोधन किया जाता है। जैसे कि हमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती, मतलब कि एचडी में नहीं दिखता है, कैसा दिखता है, MP4 में। चलो आगे बढ़ते बच्चा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पर अगला सवाल क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन, क्या कहा गया है, ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन को ऑक्सीजन की वृद्धि का ह्रास में दृष्टि को समझाइए। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ऑक्सीकरण, है ना, और अनऑक्सीकरण, जिसको हम कहते हैं उपचयन और अपचयन। हमने क्या बोला, उपचयन तथा अपचयन। इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, है ना। वही क्वेश्चन है कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण देकर बताना है। तो उपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं, है ना, उपचयन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें क्या हो, अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसको हम लोग उपचयन कहेंगे। जिसमें अपचयन में क्या बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, है ना, वही बोला गया वृद्धि और ह्रास। चलो आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम के 3 नंबर आएगा तो कैसा लिखना है और 5 नंबर का कैसा आएगा तो कितना लिखना है, वो भी मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे हमने पढ़ा रखा है आरंभ बैच में, वहां से भी आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, खास एक बात मेरे प्यारे बच्चों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर जो भी है अभी हमारे हाल फिलहाल जो है हमारे एप्लीकेशन में कुछ अपडेट आने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ एप्लीकेशन में अगर इधर उधर दिखे कुछ भी, ठीक है, फटाक से क्या करना है प्यारे विद्यार्थी जी, आपको एप्लीकेशन को फिर से अपडेट कर लेना है, फिर सारा चीज सही हो जाएगा। अपना नंबर डालना है, लॉगिन करना है, कंप्लीट। चलो, धातु अधातुओं में 5 अंतर लिखना है बच्चों, ठीक है। इसमें आप लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी याद कर लेंगे आप लोग, और रासायनिक गुणधर्म के भी आधार पर बना लेंगे। रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी आप लोग याद कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे धातुओं जंतुओं के नाम लिखे जिसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है बच्चों, है ना, कई बार बता चुके हैं आपको कि मेंढक में, क्या बोले मैंने, मेंढक में, और किस में होता है बच्चों, मेंढक और मछली में आपका क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यौन प्रजनन के 2 लाभ लिखना है। यौन प्रजनन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि उसमें जो अनुवांशिकता बनी रहती है, ये सारी चीजों को लिखना है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी में अंतर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र के चित्र बनाना है आपको, उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, पाचन तंत्र का, ये 2-3 है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर हम यहीं पे, आज का इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को आप लोग को क्या करना है, लाइक जरूर कर देना है, जितने भी बच्चे यहाँ पर है जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है, लाइक जरूर करना है। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड बोर्ड से रिलेटेड, यानी कि जैक बोर्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, चाहे वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी है, ठीक है, तो ये मिशन 2 चैनल को आप फॉलो कर लें, ठीक है, मिशन 2 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैसे आपको, अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चे हमारे से निकल चुके हैं, जो आरंभ बैच से, है ना, जो आरंभ बैच है, जो सबसे टॉपर देने वाला बैच है मेरे प्यारे बच्चों, इससे काफी बच्चे निकल गए हैं, और उससे एक बार फीडबैक हमारे इस मिशन 2 चैनल के बारे में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमारे चैनल पे सारी चीजें दी गई है। कैसा लगा क्लास मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा लगा तो आप एक दिल बनाकर भेजेंगे फटाक से, है ना, 1 2, अरे दिल नहीं जी, सॉरी, हाँ 1 2 3, ये 3 दिल बनाकर आप लोग को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, भेजना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है जोहार झारखंड, क्या लिखना, जोहार झारखंड सर, है ना, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। जोहार जैक वाले सर, जोहार, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।